एसिडिटी और गैस और अल्कलिनिटी, इसे अच्छी तरह सुनो। हमारा शरीर जो है ना, शरीर की जितने भी बॉडी फ्लूइड है, यहां तक कि खून भी, ब्लड भी, वो सारे के सारे आपके अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है। लेकिन हम ज्यादा एसिडिक आहार खा करके हम उसे और एसिडिक बना देते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड का पीएच 7.4 प्लस माइनस 0.05 होता है। इसको हम बोलते हैं पीएच, यानी पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, जो शरीर के किसी भी फ्लूइड की जांच करता है कि भाई आप का शरीर एसिडिक है या अल्कलाइन है। जहां एसिडिक होता है ज्यादा, तो फिर बीमारियां घर करने लग जाती हैं। तो टोटल हमारे बॉडी फ्लूइड का, सीरम का, ब्लड का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए? 7.35 से लेकर के 7.45। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने खोज किया कि हमारे शरीर को 75 से लेकर के 80% तक अल्कलाइन फूड चाहिए और मात्र 20 to 25% एसिडिक फूड चाहिए। अल्कलाइन फूड क्या होता है? तो जिसमें एक सीधा सा सूत्र आपको बताते हैं, जिसमें यम की मात्रा ज्यादा हो, और यम जिसमें होता है उस पर यमराज की कृपा दृष्टि बनी रहती है। और यम कौन कौन से हैं? तो सोडियम है, पोटेशियम है, अंत में देखें ना यम आ रहा है। तो जब तक पूरा जीवन आप जो है ना जी लोगे, तब यम आएगा, अपना दूत भेजेगा। तो इसलिए जो है जितने भी यम वाले आहार हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांसियम, मोलिब्डेनम, ये सब ट्रेस एलिमेंट से लेकर के, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आयरन, ये सब क्या है? अल्कलाइन फूड है। मैग्नीज और एसिडिक फूड कौन से हैं? तो जिसमें जो है आयोडीन होता है, कार्बोनिक होता है, ये जितने भी ब्रोमीन होता है, तो इसमें जो है ना आयोडीन, ये सब जो है ना ये जरूरी है हमारे लिए, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम चाहिए। तो ये सारे आहार देखना चाहिए कि किस किस आहार में मिलता है। तो जितने भी सब्जियां हैं वो सबसे प्रमुख स्रोत है आपके अल्कलाइन फूड की। और उसमें रोज हमारे परम श्रद्धेय पूज्यास्पद योग के महान गुरु स्वामी जी बताते हैं, लौकी उनका सबसे प्रिय विषय है। और लौकी में अल्कलाइन फूड खूब है। आपके लौकी है, ककड़ी है, खीरा है, आपके गाजर है, परवल है, तो ये सारे, इनमें चुकंदर है, तो ये अल्कलाइन फूड है। इनका प्रयोग करो खूब। जिनके भी एसिडिटी होती है, इनको उबाल कर खाया करो रोज।
जिनको जो है ना, जिनको एसिडिटी होती है, ध्यान रखो, सुबह के समय तो आप लोग खाओगे पराठा, पूरियां, कचौरियां, ये सारे के सारे एसिडिक फूड है। दाल, सबसे ज्यादा अनाजों में दाल जो होता है एसिडिक फूड होता है। तो इसलिए जिनको एसिड बनता है उनको कुछ दिन दाल बंद कर देना चाहिए। और उसमें भी ऊपर से लेकर इतना नमक डाल लेते हो कि और मां एसिडिक बन जाता है। क्योंकि नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। उसमें एक तो अल्कलाइन है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है, मैंने कहा ना, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब क्या है? एसिडिक है। तो इसलिए जो है नमक की मात्रा कम खाया करो। नमक मात्रा बढ़ेगा जिसके भी आहार में, उसमें एसिड की मात्रा बढ़ेगी। यदि संतुलित मात्रा में लोगे, कितना है संतुलित मात्रा? सही मात्रा बताते हैं 500 मिलीग्राम से लेकर के 3000 मिलीग्राम, यानी 0.5 से लेकर के 3 ग्राम तक नमक आप लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। वैसे मैक्सिमम जो है WHO के द्वारा निर्धारित किया गया है कि मैक्सिमम यदि लेते हैं 3 से 5 ग्राम, लेकिन प्रायः लोग 5 ग्राम 10 ग्राम तक लेते हैं, 6 ग्राम। दिन भर में इतना नमक ले लेते हैं कि फिर वो एसिडिटी तो पैदा करेगा ही। कई लोग ऐसे महान लोग होते हैं जो खाना खा रहे हैं, टेस्ट नहीं किया और ऊपर से नमक लेकर डाल लेते हैं पहले। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखो कि नमक वाली चीजों का प्रयोग कम से कम करो। दूसरा, अपनी खाने की आदत ठीक करो। खाने की आदत क्या ठीक करनी है? तो बहुत ध्यान से सुनो कि कैसे नमक अगर पेट में अच्छे आहार भी लोगे तो एसिडिक हो जाता है। देखो, आपने खाना खा लिया, बहुत अच्छी बात है। अब कहीं जाते हो तो आपको कहीं भी जाते हो तो उसके स्वागत के लिए वहां के लोग क्या करते हैं? चाय लाते हैं, उसके साथ थोड़ी सी जो है नमकीन भी लाते हैं, मठरी भी लाते हैं, और उससे आप आराम से प्रेम से चाय भी पी लेते हो, नमकीन भी थोड़ा खा लेते हो। फिर तीसरे जगह गए, रास्ते में कोई और याद आ गया, वहां भी आपको दिया गया थोड़ा सा, फिर उसे खा लिया। अब ध्यान से सुनो कि होता क्या है इसमें, कि जितने भी आहार जो आप लेते हो उसको पचने में कम से कम, एक बार जो आहार ले लिया उसको पचाने में कम से कम 3 घंटे का समय लगता है। यह हमेशा ध्यान रखो। आपने मान लो सुबह नमकीन और ले लिया तो उसे भी 3 घंटा लगेगा पचने में। रोटी लिया तो 3 घंटे लगेंगे, पराठा लिया तो 3.5 घंटे लग जाएंगे, पूरियां लेते तो 3.5-4 घंटे लग जाते हैं। तो अब ये क्या होता है कि आप जाते हो और कहीं दूसरी जगह कुछ भी ले लेते हो, चाय तक ले लेते हो सिर्फ, या कुछ भी लेते हो, तो फिर क्या होता है कि उस भोजन का पाचन फिर पेट जो है ना फिर पुनः शुरू करता है। उसने आधा 1 घंटा हो गया खाए हुए, उसने पचाना शुरू किया है, फिर उसमें डाल दिया दूसरा, तो फिर पेट में चला, फिर उसे दोबारा पचना शुरू करता है। और जिनकी ऐसी आदत होती है बार बार खाने की, तो इसमें क्या होता है कि पेट जो है ना, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए, देखो जब भी आप खाते हो ना, तो खाने के जब भी आप चबाते हो, जितना आप चबाते हो उतना ही आपका उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, परिवर्तित प्रभाव होता है हमारे स्टमक के ऊपर। और स्टमक में 10 प्रकार के गट्स हार्मोन होते हैं, तो उसमें विशेष रूप से गैस्ट्रिन नामक जो गट्स हार्मोन है सक्रिय होता है, और वो आपके पेट में जा करके स्टिमुलेट करता है आपके जो पेट का एंट्रम हिस्सा है, बीच का हिस्सा स्टमक का, जहां पर एसिड बनता है, पाचक रस बनते हैं, तो
वह जो है गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ना आपके पाचक रस को एक्टिवेट करता है। तो ये जैसे जो है ना अब भोजन जाएगा तो भोजन पचाने के लिए पेट तैयार रहेगा। अच्छा, जितना आप चबाओगे ना उतना वो रस निकलेगा, इसलिए खूब चबाना चाहिए ताकि भोजन पेट में जाते ही अच्छे तरह से पचना शुरू हो जाए। और भोजन खाना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा कि फिर तुरंत एक सोमेटोस्टैटिन नामक एक अलग प्रकार का जो है ना गट्स हार्मोन निकलेगा, और वो क्या करेगा जो है आपके तुरंत मना करेगा कि भाई अब खाना खाना नहीं है, अब भोजन को बंद कर दिया गया है, पाचक रस नहीं निकलेगा बिल्कुल। अब क्या होगा, जो रस निकल चुका है वो भोजन के साथ मिलेगा अच्छी तरह से, और उसको मिलाने के लिए जैसे इसी प्रकार से जैसे आप देखते हैं ना बजरी है, सीमेंट है, पानी है, या जो भी सामान डालते हैं कैसा डालते हो, एक बड़े से जो है वो हंडा जैसा टंका होता है उसमें डालते हैं, और उसकी गतियां होती है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कभी ऐसे चलेगा कभी ऐसे चलेगा। तो ऐसे ही पेट में एक क्रिया शुरू हो जाती है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म मूवमेंट, जिसको बोलते हैं सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं पेंडुलम मूवमेंट, जिसको बोलते हैं, यानी तो ये 4 गतियां होती हैं। इन 4 गतियों के द्वारा भोजन को अच्छी तरह रस के साथ मिलाया जाता है, और इस प्रकार से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, और फिर यहाँ पेट में 3 घंटा उसको समय लगता है। 3 घंटे के बाद वो धीरे धीरे नीचे सरकेगा। अब 3 घंटे के अंदर कोई भी चीज आप डालते हो तो फिर उस भोजन का पाचन दोबारा शुरू होता है। अब आप बार बार खाने की आदत से ग्रस्त हो ना, तो फिर क्या करेगा, पेट कहता है कि ये बड़ा बेवकूफ आदमी है, अभी हमने पचाना शुरू किया नहीं कि ऊपर से लेकर के डाल देता है। यानी पेट जो है बहुत ही सजग आपका मित्र है, अब ऊपर से लेकर डाल दिया तब वो कहता है कि ये आदमी बड़ा अद्भुत है। और इसको ऐसा करो कि हम कभी कभी रस निकालते हैं, इसको चाहिए हमेशा रस निकालो, 24 घंटे रस निकालता ही रहता है, फिर आपकी एसिडिटी शुरू हो जाती है और भोजन पचेगा नहीं। तो फिर क्या होगा, यदि आपने 3 घंटे के अंतर से खाना खा लिया तो भोजन पचता नहीं है बल्कि वो सड़ता है। सड़ने और पचने में ध्यान रखना बहुत अंतर है। सड़ेगा तो क्या होगा, गैस बनेगा, बुलबुले उठेंगे, और पेट में उठ करके कभी नीचे से जाता है, कभी ऊपर से निकलता है, कभी रुक जाता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र है कि सारी बीमारियों का काम के जड़ क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अजीर्ण, इनडाइजेशन। और उसमें आता है अजीर्ण प्रभवा रोगस्तज्जीर्णम चतुर्विधम आमम विस्तंभम रसशेषम। तो आमम यानी उससे फिर क्या होता है, कफ भी बनता है, उससे क्या होगा, एसिडिटी बनेगी, उससे क्या होगा ना जो है यानी आपके गैस बनेगा, गैस न ऊपर जाता है न नीचे जाता है, कितनी बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। और उससे क्या होगा कि वो जो बच गया है भोजन अच्छी तरह पचा नहीं है तो शरीर के अंदर और जहर पदार्थ बनता है। ये 4 क्रियाएं होती है, चतुर्विधम चतुर्थकम आमम विस्तंभम विदग्धम रसशेषम चैतसम चतुर्विधम। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि ये 4 प्रकार से जो है ना, तो इसलिए हमेशा एक चीज ध्यान रखो, ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे के इंटरवल रखा करो खाना खाने के मध्य में, और बीच में खाना खाने के साथ आप पानी मत पिया करो। खाना खाने के
आधे 1 घंटे बाद पानी पिया करो, या खाना खाने के आधे 1 घंटे पहले पानी पी लिया करो, क्योंकि बीच में पानी पियोगे तो वो जहर का काम करता है। कई लोग होते हैं जो खाना खाते हैं ऊपर से अंत में पानी पी लेते हैं, तो उचित नहीं है, वो ठीक नहीं है। और जब भी आपको एसिडिटी महसूस होती है तो उस समय ठंडा पानी पी लीजिए तो थोड़ी राहत मिल जाएगी। उससे भी नहीं होता है तो सबसे श्रेष्ठतम अल्कलाइन फूड दिया जाता है, उस अल्कलाइन फूड का प्रयोग करिए। यदि वो सारा भी नहीं हो तो सौंफ हर घर में होता है, सौंफ को आधे घंटे पहले भिगो दीजिए और फिर उसको पीस लो, पीस करके उसमें थोड़ा मिश्री पीस करके डाल दो, तो ये बहुत शानदार स्वादिष्ट ये शरबत बन जाता है। और उस शरबत को धीरे धीरे यानी घुट 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 कर पियो, और जैसे जैसे पेट में जाता है एसिडिटी कम होती चली जाती है। तो ये आपके जो है ना एसिडिटी को तुरंत लाभ देने वाला ये आपको पेय बता दिया हमने, और इतना चमत्कारिक लाभ करता है कि अद्भुत ढंग से। तो ये ध्यान रखो। चलो अब थोड़ा सा डायबिटीज के लिए चर्चा कर लेते हैं। गैस और कब्ज आती है, कब्ज के लिए बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, और ये भी बता चुके हैं कि भाई हर एक 4 महीने के बाद प्रकृति जो है ना बदलती है। 4 जो है सीजन आते हैं, और चारों सीजन में आपके जो है ना प्रकृति कब्ज को दूर करने की बहुत अद्भुत चीजें देती है 4-4 महीने में। पहला सीजन है, कौन आता है? जाड़ा, जिसमें आंवला खूब होता है, तो आंवले का प्रयोग करो। 4-5-6 आंवले पीस करके चटनी बनाकर खा लिया करो, गिटक जाओ पानी लेकर के, और देखो पेट कैसे धुलाई हो जाती है। दूसरा मौसम आता है बेल। एक बेल ले आओ खरीद करके, फोड़ो उसको और चम्मच से खूब चबा चबा कर खा जाओ, रस बनाकर मत पियो, पूरा बेल खाओ। और जिस दिन बेल खाओ, बेल अपने आप में कंप्लीट भोजन होता है, ध्यान रखो। बेल के सिवा कुछ मत खाना, दिन भर में बेल खाते रहो। फिर उसका मौसम क्या आता है? नाशपाती का। नाशपाती क्या बोलते हैं? जो कब्ज को नाश करे वो नाशपाती। बस जिनको भयंकर से भयंकर कब्ज हो, वो सामान्य कब्ज रहता है तो 1 गिलास पी लो तो तुरंत। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब इसका रस पीना तो यात्रा पर मत जाना, नहीं तो रास्ते में पैंट खराब हो जाए। इतना तेजी से पेट की धुलाई करता है एनिमा की तरह। इसलिए जो है ना ध्यान रखना, किसी घर में रह करके प्रयोग करो। और जिनको भयंकर कब्ज है वो 2 गिलास पी लो, और बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। और इसका खूब प्रचार प्रसार जो है हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी ने किया कि एक बार हम स्वामी जी ने डिनर पर बुलाया था। स्वामी जी गुरु प्रद्युम्न जी महाराज, वो हम कहा रहे थे महाराज के आगे गुरु जी उनके, तो जो है ना गुरु जी ने कहा कि डॉक्टर साहब जो है ना नाशपाती का खूब प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि जो कब्ज को नाश करे वो नाशपाती। तो स्वामी जी का ऐसा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल है। तो स्वामी जी ने जो है उसी दिन नाशपाती मंगवाई और 1-2 गिलास पिया, पूरी धुलाई हो गई पेट की ऐसी। फिर सुबह सुबह स्वामी जी ने अपने कार्यक्रम में पूरे विश्व को बताया कि कब्ज की इससे बढ़कर कोई दवा नहीं है, बहुत अद्भुत है ये नाशपाती। लेकिन ध्यान रखना, ये नाशपाती जो खा रहे हो या यहां खा रहे हो वो नाशपाती नहीं, बल्कि नाशपाती होता है जो बहुत हार्ड होता है, जो सबसे सस्ता मिलता है, कोई खरीदता नहीं है, लेकिन उसके गुण धर्म इतने जबरदस्त है कि उसके सामने ऐसे चिकने नाशपाती जो है ठहर नहीं पाते, क्योंकि उसमें विशेष रूप से लग्जेटिव फाइबर्स होता है
परगेटिव फाइबर्स होता है जो बिल्कुल पेट की धुलाई करता है अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से कब्जी को आप दूर करने में आप स्वयं अपनी सहायता कर सकते हो। और फाइबरस फूड खाया करो। खाने में जो है ना, आप ये सब खाओगे तो पैखाना में जाकर कमोड पर बैठते हो, कितना देर लगना चाहिए? 2 मिनट, बहुत से मैक्सिमम से 3-4 मिनट, इससे ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए। लोग आधा घंटा बैठे रहते, 1-1 घंटा बैठे थे, प्रतीक्षा करते हैं आजा आजा आजा, फिर भी आता नहीं है। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखो। अच्छा, ये डायबिटीज के लिए 2-3 बातें हम बता दें आपको कि डायबिटीज में, एंटी डायबिटिक फूड में मेथी सबसे बढ़िया होता है। तो मेथी का अंकुरन खाओ, मेथी का पाउडर खाओ, और सरसों का पाउडर ये हम यहां पर देते हैं। हमने ये विशेष रूप से शुरू किया कि भाई खाने के पहले मेथी का पाउडर खाओ, करेले का रस लो, और सरसों का पाउडर, इसका नाम ही हमने रखा है एलो इंसुलिन, पीली सरसों का पाउडर, एलो इंसुलिन। तो ये सरसों का पाउडर जो है ना, बहुत ही शानदार काम करता है। और इसको जो है ना, सब्जी में मिलाकर खाओ तो सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है, सब्जी अत्यंत स्वादिष्ट लगती है। करेला है, देखो करेले का हमने वैज्ञानिक प्रयोग किया। एक मिसेस खन्ना थी, हमारे जयपुर में था उन दिनों, यह 1977-78 की बात है। तो हमें चिकित्सा प्रभारी था, तो एक बार वो मिले, और एक डॉक्टर जो है, जो मेडिकल कॉलेज के बाद के प्रिंसिपल भी बने, तो ये प्रयोग करे, डॉक्टर साहब हम आपके रोगियों पर करेले का रस का जो है ना, उसको उन्होंने ये करके दवा के रूप में कहा कि हम इसको इंजेक्शन के रूप में हम देंगे। करेले का रस सीधे नहीं इंजेक्शन बदले लेना शुरू कर देना, उसको मॉडिफाइड किया गया था, उससे दवा बनाई गई थी कि हम प्रयोग करना चाहते हैं। हमने कहा कि हम तो प्रयोग करते हैं, हमने पुस्तकों में जिक्र किया है। तो फिर हमने प्रयोग किया, कहा उसमें उन्होंने खोजा कि विशेष प्रकार का पेप्टाइड होता है जो इंसुलिन की तरह, ह्यूमिलिन नाम उसका रखा, और वह जो बहुत कमाल का काम करता है। तो ये करेले के रस बहुत उपयोगी होता है। खाना खाने के पहले लो, खाना खाने के बाद लो। नीम के पत्ते का रस, ये भी एंटी जो है डायबिटीज, जितने कड़वी चीजें है ना, सब डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है। खीरा, ककड़ी, लौकी, अच्छा खीरा, ककड़ी, लौकी, टमाटर। तो डायबिटीज वाले कहते हैं भाई हम उपवास कैसे कर सकते हैं? अरे मैंने कहा कि उपवास आराम से कर सकते हो, और हमने 8-8 दिन 9 दिन उपवास कराया है। और जब हमें इस क्षेत्र में नया आया था तो हमने पानी पर उपवास कराया, लेकिन मैं पानी पर उपवास करने की सलाह नहीं देता हूं। मैं काहे पर डायबिटीज वाले सलाह पानी पर उपवास करना चाहिए। डायबिटीज वाले जो चाहते हैं कि हम उपवास करें, तो उनके लिए सबसे बढ़िया है लौकी, खीरा, टमाटर और ककड़ी और पालक। इनको हमेशा रस बनाकर 3-3 घंटे से अंदर से लेंगे, और आप देखेंगे कैसे आपका जो है ना शुगर कंट्रोल होता चला जाता है। दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसमें बहुत ही कमाल का काम करता है। यानी 18 घंटे मत खाओ, 6 घंटे खाओ। और हमने जो ये प्रयोग किया, 19 घंटे हम नहीं खाते थे, 5 घंटे खाते थे, और 2.5 साल प्रयोग किया हमने स्वयं अपने ऊपर पहले। तो इससे क्या होता है, तो शुगर कम होता है। ये भी थोड़ा सा साइंटिफिक तरीका समझ लो कि जब हम खाना खाते हैं और खाते ही रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर कहता है सबकी, अरे डायबिटीज वाले कभी खाना छोड़ना मत, खाते ही रहना, खाते ही रहना। तो मैं कहता हूं कि भाई इससे क्या होता है, उस खाना को मेटाबॉलिज्म के लिए इंसुलिन निकलता है, और धीरे धीरे इतना इंसुलिन निकलता है कि उसकी शक्तिहीन हो जाता है,
उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज, यानी इंसुलिन निकल रहा है लेकिन उसकी शक्ति नहीं है, नपुंसक हो गया है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। उसको बोलते हैं सेंसिटिवनेस उसकी खत्म हुई है, सेंसलेस हो गया है, संवेदनहीन हो गया है। अब ऐसा उपवास करो तो क्या होगा, और मांसपेशियां उसका उपयोग नहीं कर पाती है इंसुलिन के अभाव में, इंसुलिन के क्या नाम है उसकी क्षमता खत्म हो जाने के कारण। तो इसको विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, इंसुलिन लोड बढ़ जाता है, ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है, कि खाए जा रहे हो और वो उसका उपयोग नहीं हो, मेटाबोलाइट नहीं हो रहा है शरीर के अंदर, तो क्या हुआ, इंसुलिन लोड बढ़ गया, ग्लाइसेमिक लोड बढ़ गया। लोड में क्या होता है, भार, यानी वो इतना बढ़ जाता है कि उसका उपयोग शरीर नहीं कर पाता है। अब आप उपवास कर लेते हो 18 घंटे, तो क्या होता है कि धीरे धीरे इस पर दबाव कम होने से, भार कम होने से इंसुलिन की क्षमता लौटने लग जाती है, उसकी सेंसिटिवनेस बढ़ने लग जाती है, और हमारे मांसपेशियों की रिसेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, उसे रिसेप्ट करने लग जाते हैं और रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, अच्छी तरह शरीर में जो है ना उसका उपयोग बढ़ जाता है। तो इसलिए ये इंटरमिटेंट फास्टिंग 18-6 बहुत उपयोग, 18 घंटे उपवास, 6 घंटे खाना खाना।